एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। आज मैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से कुछ असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। मैंने इनिशियल एक जनरल बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया है जिसमें से बहुत सारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस आई थिंक पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं A, B, C, D और 2 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन कहलाता है, दूसरा रीजन कहलाता है। तो जो चारों ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें असर्शन के बारे में या रीजन के बारे में आपको सही या गलत बताना होता है। ये पॉइंट्स जो है वो वैरी भी करते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो इसलिए क्वेश्चन करने से पहले जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या एग्जैक्टली पूछा है, ऑप्शन ए क्या है, बी क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही क्वेश्चन को शुरू करिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं असर्शन और रीजन के, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ए है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज ऑल्सो राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब जो असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है रीजन उसको फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट है बी, जिसमें असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट बट रीजन इज नॉट फॉलोइंग द असर्शन। वो असर्शन को प्रूफ नहीं करता। स्टेटमेंट दोनों ही सही है। सी में है कि असर्शन इज राइट बट रीजन इज टोटली रॉन्ग, और डी ऑप्शन है कि असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज टोटली करेक्ट। पेन कॉपी लेकर के बैठिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक करिए। नहीं पसंद आता तो भी प्लीज़ बताइए मुझे, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा हो तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जितना हमने मास लिया है रिएक्टेंट का उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मास जो है ना हम खत्म कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन देखते हैं। बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम हो वही प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम हो। ठीक है, तो रीजन इज टोटली रॉन्ग। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यस, आंसर सी, जिसमें असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये बात तो सही है कि केमिकल रिएक्शन को हम किस में प्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से ही प्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स लिखते हैं, एरो बनाते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं। दैट इज ट्रू। फिर आता है रीजनिंग। केमिकल रिएक्शन शो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इन ब्रीफ। हाँ, ये भी बात सही है कि जो स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट में तो बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है जब हम शब्दों में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, बट इन अ केमिकल इक्वेशन वी यूज सिंबल्स ऑफ द एटम्स एंड अदर एलिमेंट्स। तो वो ब्रीफ में ही होता है, सिंबल्स को हम ब्रीफ में लिखते हैं। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही है। और ये ए को फॉलो भी कर रहा है, इक्वेशन के बारे में ही बता रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ए, assertion is right, reason is right and reason is the correct explanation of assertion. Now third question. Assertion. A catalyst increases the rate of a chemical reaction. आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है क्या? आप मेरा केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पे बना पूरा एक प्लेलिस्ट देखिए, इसमें सारे रिएक्शंस को मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है। आप प्लीज़ गो थ्रू दैट। और कैटलिस्ट के बारे में भी कहीं ना कहीं उसमें जिक्र तो होगा ही जहाँ कहीं भी आया हो। कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको कि हम रिएक्शन में डाल दें तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, कॉमर्शियली जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो अब प्रोडक्ट तो हमको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए और थोड़ा जल्दी भी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन बड़ा ही स्लो प्रोसेस में होता है। तो उस रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम कोई ऐसा कैटलिस्ट, कोई ऐसे मेटल डाल देते हैं जिससे कि रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है।
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो डाउन भी करते हैं। हाँ, तो उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, जो उस काम में रुकावट डालें। ठीक है, रीजन दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद हायर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे, ये बात तो सही है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म था, अगर उसी से रिएक्शन होता रहेगा तो प्रोडक्ट हमको बहुत धीमे धीमे मिलेंगे। जब हम उस मैकेनिज्म का पाथवे थोड़ा सा बदल देते हैं तो रिएक्शन बहुत जल्दी होने लगता है कैटलिस्ट की वजह से। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद हायर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहेंगे जिस टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, या प्रोसीड कर रहा है आगे। अब अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो इसका मतलब हमको और एनर्जी देनी पड़ेगी, हमारा उस रिएक्शन को करवाने का एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। तो ये तो बात सही नहीं लग रही है। रिएक्शन तब जल्दी होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, मतलब रिएक्शन को शुरुआत करने के लिए हमको कम एनर्जी की ज़रूरत देनी पड़े। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया, रीज़न जो दिया, वो इट्स नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यस, सी, वेयर असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है assertion, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये तो मेरे ख्याल से अब आप 10th के मिड सेम में हैं तो ये तो सबको पता होगा कि एक्सोथर्मिक एनर्जी में हीट रिलीज होती है। तो हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन दिया है, अ केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अ केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये स्टेटमेंट तो सही है। अब ये देखना है कि क्या जो ऊपर असर्शन था ये उसको फॉलो कर रहा है, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यस, बी, इन विच असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, assertion, hydrochloric acid is a strong acid and the reason is it ionizes almost completely in water to produce hydrogen ion। तो हम सब ने ये सब पढ़ा हुआ है ना कि मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या हम सिर्फ इस बेसिस पे कोई किसी को कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड इस पे डिपेंड करता है कितने H+ आयंस हमको उस डिसोसिएशन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे H+ और Cl- कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम H+ आयन मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी सही तरीके से कर रहा है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यस, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a displacement reaction involves the two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। स्टेटमेंट को फिर से स्प्लिट करके ध्यान से पढ़ो। A displacement reaction, पहला स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, involves the two compounds react by an exchange of ions to form the new compound। दो कंपाउंड्स तो नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं। ये रिएक्शन स्टेटमेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ऊपर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, इसका मतलब असर्शन इज नॉट करेक्ट। फिर आता है रीजनिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं ना कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब रीजन टोटली करेक्ट बट असर्शन इज टोटली रॉन्ग। तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? यस, आंसर डी। तो असर्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो असर्शन भी सही होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a redox reaction involves both oxidation and reduction process।
ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना। रिडॉक्स में हमें पता ही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो assertion इज राइट। फिर आता है रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यही तो पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो रहा है, तो भाई सही बात है। तो यहाँ पे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यस, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, assertion, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ respiration, correct. Now the reason is given, it is released during the breakdown of glucose in cells. आप बताइए सही है कि नहीं? Of course, respiration में क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल में होता है, और जब उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है, जिससे कि एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो रीजन इज करेक्ट बट assertion is totally wrong. Answer is D. Now question number 9. Assertion is given, photosynthesis is an exothermic process. Photosynthesis में क्या हो रहा है? सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिस रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब या किसी भी तरह की हीट एब्जॉर्ब हो रही हो उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे ही नहीं, वो तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस तो हम सबको पता है कि सुबह सुबह सूरज की रोशनी को जो पत्तियां हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हियर assertion is totally wrong. Now see the reasoning. It requires energy from sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. Yes, photosynthesis में यही तो होता है कि पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के उसको कन्वर्ट करती हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो रीजन इज करेक्ट। तो हियर विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? यस, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A balanced chemical equation obeys the law of conservation of mass. तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हमने इसीलिए तो सीखा क्योंकि ये माना जाता है कि भाई मैटर को ना आप खत्म कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, तो जितना हमने लिया रिएक्टेंट में उतना ही हमको प्रोडक्ट भी बनाना है, इसीलिए तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टेटमेंट assertion is correct. A balanced chemical equation obeys the law of conservation of mass. रीजन दिया है, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। इसका क्या मतलब हुआ? ये लॉ पढ़ा है कि नहीं? तो जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को हम कहीं से भी लें, चाहे आपके म्यूनिसिपैलिटी के नल से आ रहा हो या ज़मीन से निकाला हो या समुद्र से लिया हो, कहीं से भी अगर हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो H2O ही होगा। यानी कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन हम ले रहे हैं तो उसके साथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। अगर उसका रेशियो देखा जाए तो 1:8 आएगा। हम कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल को ले तो उसका जो मास का रेशियो है वो 1:8 ही रहता है। तो यहाँ पे जो रीजन है वो तो बिल्कुल सही दिया गया है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? यस, बी। assertion इज राइट, reason is right, but reason is not the correct explanation of A. Now question number 11. Assertion is given, combustion reaction are typically exothermic. Yes, सबको पता है, हम कैंडल्स जलाते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं या जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक कंबशन रिएक्शन है। तो ये सारे कंबशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ठीक है, assertion is correct. Now reason is given, they release energy in the form of heat and light. जो भी कंबशन रिएक्शंस होते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन रेस्पिरेशन एक एक्सेप्शन है। भाई रेस्पिरेशन में लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रही पर हीट तो प्रोड्यूस हो रही, बट इन जनरल जो हम लोग कंबशन रिएक्शंस करते हैं, लैब में होते हैं या बाहर होते हैं, उसमें लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस होती है। assertion करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट एज वेल एज इट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यस, ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. assertion, neutralization reactions involves the combination of an acid and a base to form water and salt.
आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट जरूर करते रहिए, ठीक है। मैंने बहुत छोटे टॉपिक से चूँकि असर्शन रीजनिंग लिया है इसमें, तो एक ही टॉपिक से बहुत तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो कई बार आपको लगेगा कोई टॉपिक बहुत बार रिपीट हो रही है, बट इट इज़ गुड फॉर यू कि एक छोटे से टॉपिक को भी आप कई तरीके से अगर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा मैंने जानबूझ के किया, नहीं तो मैं एंटायर एक चैप्टर का असर्शन और रीजन क्वेश्चन ले सकती थी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज करके ज़रूर बताओ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl एंड वाटर, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट हमको मिलता है, करेक्ट है ये। रीजन दिया हुआ है, द हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द बेस। यस, एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस मिलकर के क्या बना रहा है, H2O यानी कि वाटर। तो द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट, यस ऑप्शन ए। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, आपको हमेशा के लिए ये सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। Assertion is given, a precipitation reaction forms an insoluble solid precipitate when two solutions are mixed। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है रिएक्शन। पता चला हम लोग लैब में दो लिक्विड मिला रहे हैं और नीचे जो है वो सॉलिड बन जाता था। जब छोटे थे, जब पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगता है। तो केमिस्ट्री की ये खासियत है कि हम जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं ना, वैसे छोटे जो लोअर लेवल पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं। तो यहाँ assertion दिया है, a precipitation reaction forms an insoluble solid precipitate when two solution are mixed। देखो precipitation उसको बोलते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। जब इन दोनों के लिक्विड सोल्यूशन को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो आपको नीचे एक वाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि बेरियम सल्फेट होता है। यहाँ हमने दो लिक्विड मिलाया नीचे, लेकिन टेस्ट ट्यूब में हमको सॉलिडिफाइड एक सब्सटेंस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। उस पूरे सिस्टम से अलग से हमको दिखने लगता है। तो रीजन दिया हुआ है, इट अकर्स व्हेन द कैटायंस एंड एनायन इन द सॉल्यूशन कंबाइन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। अब देखो बेरियम क्लोराइड में बेरियम क्या है, कैटायन है Ba+, और सोडियम सल्फेट में सल्फेट आयन क्या है, नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। जब बेरियम आयन और सल्फेट आयन आपस में मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट बनाते हैं जो कि हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो कैटायन है यानी कि पॉजिटिव आयन है वो एनायन यानी कि नेगेटिव आयन के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो हियर assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation of assertion। बोर तो नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, बोर थोड़ा हो भी लो लेकिन पढ़ाई तो करनी है ना, पर बोर नहीं होते। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे ना केमिस्ट्री में फिर आप बोर नहीं होगे। Now question number 14, assertion, the reaction of iron with oxygen to form iron oxide is an example of chemical change। chemical change किसको बोलते थे, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एक तरफ हमने आयरन लिया, एक तरफ ऑक्सीजन लिया, आयरन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, आयरन ऑक्साइड बना, न्यू सब्सटेंस। दिस assertion is correct। Now reasoning is given, in this reaction materials characteristic change but the matter's identity does not। इसको थोड़ा एनालाइज करना। जब इस तरह के स्टेटमेंट है ना तो हड़बड़ी में टिक मत करना, थोड़ा सा एनालाइज करना। लिखा है लास्ट में कि मैटर्स आइडेंटिटी डज नॉट। अब भाई ये बताओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या मैटर की आइडेंटिटी बदलेगी ही नहीं? ये तो एक सिरे से गलत स्टेटमेंट हो गया। आइडेंटिटी तो पूरी बदल जाती है, कहाँ आयरन, कहाँ ऑक्सीजन और कहाँ आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे assertion is right, reason is right or wrong? Wrong। तो which option is correct? C, in which assertion is right, reason is false, option C। Now question number 15,
Assertion. In a single displacement reaction, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. तो ये तो अभी हम लोगों ने एक पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था. मैंने आपसे बताया ना, मैं एक बहुत छोटे से टॉपिक से बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस को लाई हूँ ताकि एक ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है. दैट इज टोटली करेक्ट. नाउ रीजनिंग इज गिवन. इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. इस पे मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है. मैंने बनाया है तो मैं अपनी तारीफ तो करूंगी ही. तुम लोग चाहो तो वीडियो देख करके उसकी जो बुराई भी करनी हो तो कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. तो ऑप्शन क्या हो गया सही? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. Now, question number 16, assertion. During a chemical reaction, the total number of atoms remains the same. इधर जितने एटम्स लिए रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट्स में होंगे. अगर हमने 4 एटम लिए थे तो 4 इसमें, और कंजर्वेशन ऑफ लॉ तो यही कहता है. यस, assertion is correct. Reason. During a chemical change, new substance is formed and heat, light, radiation or sounds may be produced. किसी भी केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. वेरी करेक्ट. हीट, लाइट, रेडिएशन, साउंड ये सब प्रोड्यूस हो सकता है. बिल्कुल सही है. लेकिन क्या उसका रिलेशन असर्शन से है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ पे क्या होगा? असर्शन इज राइट. यस. रीजन इज राइट. यस. तो क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? ना बाबा. तो ऑप्शन क्या हो गया? बी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. घबराना नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस तक ही है. 17 पे आ चुकी हूं, है ना. थोड़ा सा और पढ़ लो. Assertion. हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. अब इतना तो भाई पता ही होना चाहिए. जिंक पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो क्या हुआ, ये सब तो पढ़ा ही होगा. देखो, जब असर्शन की स्टेटमेंट ना समझ में आए ना तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करना. तो मेटल जब रिएक्ट करता है किसी एसिड से, हाइड्रोजन गैस बनाता है. एट स्टैंडर्ड कंडीशंस हाइड्रोजन इज अ गैस ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग द फॉर्मूला H2. यानी कि अभी इस रूम में अगर कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो तो वो किस स्टेट में रहेगा? डाइएटॉमिक, मतलब H प्लस या सिंगल H के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो H2 बना के रहेगा. ठीक है. तो हाइड्रोजन एक गैस है, डाइएटॉमिक है. उसका इससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है कि इसलिए क्योंकि वो डाइएटॉमिक है. रीजन का कोई भी लेना देना असर्शन से नहीं है. असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the answer is B. Question number 18. Assertion. When a metal reacts with a non-metal, a covalent compound is formed. ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये. बताओ. अरे भाई, कोवेलेंट कंपाउंड किस में बनता है? जब नॉन मेटल्स में ही आपस में रिएक्शंस होते हैं तब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है. एक मेटल है, पीरियोडिक टेबल देख लो, एक ईर घाट एक बीर घाट, मेटल नॉन मेटल, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो वो कोवेलेंट कैसे होगा? वो तो आयनिक होगा ना. तो असर्शन तो टोटली बकवास स्टेटमेंट है. अब आता है रीजनिंग. द मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स. रियली? Na प्लस, K प्लस. हाँ, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ठीक है. देखो, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ना, जब आप क्वेश्चंस को करना तो इस तरह के थोड़े लॉजिक्स लगाना, ऐसे हड़बड़ा के टिक्कू टिक्कू मत मार देना. Forming positively charged ions while the non-metal accepts electron. Non-metal chlorine, yes, Cl plus वो इलेक्ट्रॉन को लेता है. हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है. Forming negatively charged ion, क्लोरीन क्लोराइड में बदल जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन है. हाँ, ये पूरा स्टेटमेंट ही सही है, पर असर्शन तो सही था नहीं. कोवेलेंट बॉन्ड तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते नहीं है. तो क्या हो गया? असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट. तो विच आंसर इज करेक्ट? यस, ऑप्शन डी इज राइट. तो जब मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. नाउ असर्शन. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस.
सबसे कंफ्यूज जिसमें बच्चे होते हैं ना, वो टॉपिक आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? पढ़े हो? ठीक है भाई, गलत है। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो assertion is totally wrong. Reason is given, loss of electrons increases the oxidation state of the element. Loss of electron increases the oxidation state of an element. Oxidation कब बढ़ रहा है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना बढ़ता जाएगा। तो यस, रीजन इज करेक्ट। तो यहाँ पे देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन विच assertion is false and reason is करेक्ट। लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन फील्स वार्म टू द टच। फिर वही फालतू सा क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसको छुएंगे तो गर्म महसूस होगा ही। रीजन, दिस इज बिकॉज एवरी केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे रिएक्शन से ये एक्सोथर्मिक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसके पहले ही आपने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का एग्जाम्पल पढ़ा। बेरियम सल्फेट बन रहा है तो वो क्या है? एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो रीजन इज रॉन्ग। तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? यस, आंसर इज सी, assertion is true, reason is wrong. Good. सो अगर आप लास्ट क्वेश्चन तक मेरे इस वीडियो पे बने हुए हैं तो मैं इसको ही ये समझूंगी कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपने वैल्यूएबल सजेशन लिख करके देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कीप वॉचिंग। जय हिंद।